नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। वक्त है 24 घंटे 24 रिपोर्टर का। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। 7 दिनों में 5 तरीकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को अलग थलग किया है। कल पाकिस्तान को एक और झटका भारत दे सकता है। यह खबरें आपको बताएंगे आगे, लेकिन पहले आज की कवर स्टोरी। देश के अलग अलग हिस्सों से आई 4 तस्वीरों ने सरकारों की योजनाओं को कटघरे में खड़ा कर दिया और सवाल उठाया कि क्या वाकई देश बदल रहा है। ये तस्वीरें कहां की हैं, ये जानने से ज्यादा जरूरी है ये तस्वीरें हैं क्यों। जहां 70 साल के बुजुर्ग बीमार शख्स को अस्पताल ले जाने के लिए गांव वालों को यूं कांवड़ का सहारा लेना पड़ा। छत्तीसगढ़ के जशपुर से 3 किलोमीटर तक यूं ही टांग कर ले गए और आगे ट्रैक्टर ट्रॉली मिली, फिर अस्पताल पहुंचे। कटिहार में कुशासन की दूसरी तस्वीर देखिए, जहां शव को यूं पॉलिथीन में लपेटकर दूसरे अस्पताल ले जाने के लिए परिजन मजबूर हैं, क्योंकि शव की हालत पोस्टमार्टम करने लायक नहीं थी और सदर अस्पताल जाने को कहा। एम्बुलेंस नहीं मिली तो यूं पॉलिथीन में लपेटकर ले जाना पड़ा। कटिहार से सामने आई इस दर्दनाक तस्वीर को जब एबीपी न्यूज ने दिखाया तो 3 सदस्यीय जांच कमेटी बिठा दी गई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और आंध्र प्रदेश के चिंतापल्ली से ऐसी 2 तस्वीरें सामने आई हैं जिन्होंने सवाल उठाया है कि क्या नेता सिर्फ चुनावी वादे करते हैं। गले तक पानी में डूबा हुआ एक पिता और सिर पर 6 महीने की बच्ची, ये तस्वीर भी अपने देश की ही है। जहां नेताओं को खुद मिलने वाली सहूलियतों की चिंता ज़्यादा है, उसी देश के दक्षिण में आंध्र प्रदेश के चिंतापल्ली जिले में इस पिता को अपनी बच्ची को बचाने के लिए यूं बाढ़ के पानी में उतरना पड़ा। अब चौथी तस्वीर देखिए, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में एक पिता को अपनी 3 साल की बच्ची का शव गोद में लेकर यूं 40 किलोमीटर दूर घर के लिए निकलना पड़ा, क्योंकि अस्पताल में ना एम्बुलेंस थी ना शव ले जाने वाली गाड़ी। बाद में स्थानीय लोगों ने निजी गाड़ी से इन्हें घर पहुंचाया। एक कड़वा सच ये भी है कि WHO के मुताबिक देश में किसी भी गंभीर रोड एक्सीडेंट के हो जाने पर मात्र 11 से 40% मरीज ही एम्बुलेंस से अस्पताल पहुँच पाते हैं। मोदी सरकार अब मुसलमानों को जोड़ने के लिए उनसे सीधे संवाद करेगी। कल से मुसलमानों के साथ प्रोग्रेस पंचायत नाम का कार्यक्रम शुरू होगा। हरियाणा के उसी मेवात जिले में अल्पसंख्यकों के साथ मोदी सरकार प्रोग्रेस पंचायत शुरू कर रही है, जहां की बिरयानी में बीफ तलाशा जा रहा था। पंचायत में मुख्तार अब्बास नकवी के साथ 2 और मंत्री रहेंगे। देश भर में ऐसी 100 पंचायतों का आयोजन किया जाएगा। 2014 के आम चुनाव में बीजेपी को 8% मुस्लिम वोट मिला था, जो 2009 में मिले मुस्लिम वोट के मुकाबले 3% ज्यादा था। 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मुसलमानों को वोट की मंडी ना समझा जाए। विरोधी पूछ रहे हैं, अब मोदी सरकार ये क्या कर रही है। मुसलमानों को न वोट की मंडी का माल और न ही कोई घृणा की वस्तु समझे। मुसलमानों को जिस तरह से निशाना बनाने का काम किया है, क्या उसके बाद आज मोदी जी को अपना आधा टर्म पूरा करने के बाद इस बात का ख्याल आया कि उनकी प्रोग्रेस की जरूरत है। अब वोट का सौदा नहीं बल्कि विकास का मसौदा चलेगा। वाकई में मोदी सरकार मुसलमानों को एम्पावर करना चाहती है तो ये उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, वो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। मोदी सरकार प्रोग्रेस पंचायत तब करवा रही है जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जल्द ही होने वाले हैं, जहां मुस्लिम आबादी करीब 18% है। देश में गोमांस की राजनीति की शुरुआत करने वाले दादरी कांड को 1 साल हो गया है, लेकिन अब भी गांव में पंचायत की राजनीति हो रही है। 1 साल पहले दादरी के बिसाड़ा गांव में गौमांस की अफवाह के बाद अखलाक की पीटकर हत्या हो गई थी। 1 साल बाद आरोपियों के घर वालों ने गांव में पंचायत की। अखलाक के भाई जान मोहम्मद की गिरफ्तारी की मांग करते हुए चेतावनी दी। कहा कि सरकार जानबूझकर अखलाक के घर वालों को बचा रही है। सूत्रों का दावा है कि यूपी पुलिस अखलाक के परिजनों के खिलाफ गोहत्या का सबूत नहीं खोज पाई है और जल्द ही क्लोजर रिपोर्ट लगा सकती है। घूस कांड में पूर्व डीजीपी के बंसल का पूरा परिवार खत्म हो गया, लेकिन अब बीके बंसल के सुसाइड नोट में सीबीआई फंस गई है। 9 लाख रुपए की रंगे हाथ घूस लेने के आरोपी बीके बंसल, उनके बेटे ने सोमवार रात सुसाइड किया। उससे पहले पत्नी बेटी ने जान दी थी। बंसल ने सुसाइड नोट में सीबीआई पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था।
अब सीबीआई ने इसकी इंटरनल जांच बैठा दी है, क्योंकि बंसल ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था, सीबीआई ने मेरी पत्नी और बेटी के साथ गलत व्यवहार किया, उन्हें टॉर्चर किया और डीआईजी ने कहा कि इनकी हालत मरने से भी बदतर कर दो और तेरा पूरा परिवार डीआईजी और सीबीआई के नाम से कांपेगा। मेरी पत्नी और बेटी ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि वो दोनों हत्याएं थी। If any violation is established during the probe, strict action will be taken against the CBI official concerned. सुसाइड नोट के हर पन्ने पर बीके बंसल ने अपने हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही बीके बंसल ने अपने परिवार की आत्महत्या के लिए सीबीआई के एक डीआईजी, एक लेडी डीएसपी और एक मोटे हवलदार को जिम्मेदार ठहराया है। जिस पाकिस्तान से बलूचिस्तान और कब्जाया हुआ कश्मीर नहीं संभल रहा, उसके रक्षा मंत्री ने भारत को टुकड़े होने की गिदड़भबकी दी है। मैं समझता हूँ कि एक ऐसी सिचुएशन में हिंदुस्तान फंस गया है कि जो इंशाअल्लाह ताला कल कामयाब होगी आज़ादी की तहरीक, तो वो हिंदुस्तान के ख़ात्मे का आगाज़ हो। अगर इंशाअल्लाह ताला कुर्बानियाँ जो कश्मीरी दे रहे हैं, कश्मीर ने अपना मकसद जो है वो अचीव किया, अपनी मंजिल पा ली कश्मीरियों ने, तो बाकी हिंदुस्तान जो है वो तितर-बितर हो जाएगा, वो मुठभेड़ नहीं रह सकेगा। जबकि अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा है कि पाकिस्तान भारत के सब्र का इम्तिहान नहीं ले, अन्यथा दुनिया में अछूत देश बनकर रह जाएगा। भारत ने आखिरकार सार्क समिट के मुद्दे पर पाकिस्तान को अलग थलग कर ही दिया। पाकिस्तान में होने वाला सार्क सम्मेलन रद्द कर दिया गया है। भोपाल में लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ आज गुस्सा दिखाया और अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश के उस फैसले के स्वागत में नारेबाजी की जिसने पाकिस्तान को सार्क में दरकिनार कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान में नवंबर में होने वाले सार्क सम्मेलन में जाने से मना किया, तो बांग्लादेश ने भी कहा कि अब इसका आयोजन ऐसे माहौल में मुमकिन नहीं है। अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद को इसका जिम्मेदार बताया। आखिरकार सार्क के मौजूदा अध्यक्ष नेपाल ने बैठक ही रद्द कर दी। अभी जो सिचुएशन प्रिवेल कर रहा है आफ्टर द उरी अटैक, इट इज नॉट कंड्यूसिव। यहाँ कोई सार्क समिट प्रोड्यूस नहीं कर सकता है कि रिजल्ट्स विल बी वेरी गुड। कि पाकिस्तान को एक आतंकी देश घोषित करने के प्रक्रिया में हम लगे हैं, दुनिया भी लग जाए इसमें। अब इस बात की सुगबुगाहट शुरू हुई है कि क्या पाकिस्तान को अलग करके बाकी देशों का नया सार्क नहीं बनना चाहिए। बरेली में आज राहुल गांधी की किसान यात्रा के दौरान माला पहनाने को लेकर कांग्रेस नेता ने एसपीजी से मारपीट की। बरेली में राहुल के रथ पर चढ़कर कांग्रेस नेता अमजद सलीम माला पहनाना चाहते थे। इसी को लेकर एसपीजी जवानों से कांग्रेस नेता भिड़ गए। बाद में राहुल ने मामला शांत कराया। अमजद ने राहुल को माला भी पहनाई। जिस शहर में राहुल की किसान यात्रा पहुंच रही है, वहां वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे भी जाते हैं। बरेली में राहुल ने धोपेश्वर नाथ मंदिर में दर्शन भी किया। इसके बाद गुरुद्वारे गए और फिर दरगाह आला हजरत में चादर चढ़ाई। इससे पहले राहुल गांधी की खाट सभा में खटिया ले जाने और सीतापुर में रोड शो के दौरान जूता फेंकने की कोशिश के चलते हंगामा हुआ था। केंद्र सरकार दीनदयाल उपाध्याय का जन्म शताब्दी वर्ष मना रही है। आज उन्हीं के जन्म स्थान से अमित शाह ने रैली की। दीनदयाल उपाध्याय का नाम लेकर नेहरू पर निशाना साधा। जवाहरलाल जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार देश की नीतियां बना रही थी। अर्थनीति, विदेश नीति, कृषि नीति, शिक्षा नीति, रक्षा नीति, वो सारी नीतियों की नींव में पाश्चात्य विचार था। पश्चिम की विचारधारा में से नीतियां बनी थी। रैली में अमित शाह ने समाजवादी पार्टी के झगड़े पर चुटकी भी ली। कहा, चाचा भतीजे तो आपस में लड़ रहे हैं। मुख्तार अंसारी की पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय का दोबारा ऐलान। मुलायम सिंह यादव लखनऊ में इसी हफ्ते कर सकते हैं। अखिलेश यादव की राय के खिलाफ जाकर शिवपाल और मुलायम सिंह ने दोबारा मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय का रास्ता साफ कर दिया है। इसी हफ्ते मुलायम सिंह विलय का ऐलान खुद करेंगे। पिछली बार अखिलेश की नाराजगी के बाद 4 दिन के भीतर विलय रद्द कर दिया गया था। दरअसल मुलायम सिंह यादव कौमी एकता दल के बहाने ही पूर्वांचल की सीटों पर मुस्लिम वोट साधना चाहते हैं। शहाबुद्दीन को जेल या बेल, इस पर कल हो सकता है फैसला। बुधवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर बिहार सरकार को लगाई फटकार। शहाबुद्दीन की जमानत को रद्द करने से जुड़े मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए बिहार सरकार से पूछा,
45 से ज्यादा मामलों में शहाबुद्दीन को जमानत मिल गई, तब बिहार सरकार की नींद क्यों नहीं टूटी? अब जमानत रद्द क्यों करवाना चाहती है? इस मामले में याचिकाकर्ता चंद्रकेश्वर प्रसाद के वकील प्रशांत भूषण ने बिहार सरकार के नए दस्तावेज का हवाला देते हुए कहा कि शहाबुद्दीन सीवान जेल से सारे नियमों को तोड़ रहा था, इसलिए उसे भागलपुर जेल भेजा गया। पटना हाईकोर्ट ने उसे जमानत देते वक्त ऐसे कई तथ्यों की अनदेखी की। 11 साल से जेल में बंद शहाबुद्दीन को पटना हाईकोर्ट ने इस आधार पर जमानत दे दी थी कि सीवान जिले से दूर भागलपुर जेल में बंद होने के कारण उस पर मुकदमे की कार्रवाई शुरू नहीं हो पा रही है। लोढ़ा कमेटी ने की बीसीसीआई के सभी आला अधिकारियों को हटाने की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, खुद को भगवान न समझे बीसीसीआई के लोग। सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई को दिए आदेश में बीसीसीआई से कहा था कि वो 6 महीने के भीतर जस्टिस लोढ़ा कमेटी की सभी सिफारिशों को लागू करे, लेकिन आज लोढ़ा कमेटी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल कर ये बताया गया कि बीसीसीआई उसकी सिफारिशों को नहीं मान रहा है। सिफारिशों को लागू करने में तमाम रोड़े अटकाए जा रहे हैं। इस पर नाराजगी जताते हुए चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने कहा, अगर बीसीसीआई ये सोचता है कि वो खुद में कानून है तो ये गलत है। उसे कोर्ट के निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। बीसीसीआई ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे वो भगवान हो। अगर वो नहीं सुधरते तो हम उन्हें सुधार देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को जवाब दाखिल करने के लिए 6 अक्टूबर तक का वक्त दिया है। भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी इटली के दूसरे नौसैनिक को भी सुप्रीम कोर्ट ने दी सशर्त जमानत। इटली की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी गई याचिका में पूछा था कि इस केस में जब तक हेग की इंटरनेशनल कोर्ट में चल रहा अंतिम फैसला नहीं आ जाता, क्या आरोपी नौसैनिक लातोरे को इटली में रहने की इजाजत मिल सकती है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया और विरोध नहीं किए जाने पर लातोरे को इटली जाने के लिए सशर्त समर्थन दे दी और कहा, बुलाए जाने पर उसे भारत में पेश होना होगा। इस मामले में पहले आरोपी सल्वाटोर गिरोने को सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही जमानत दे दी थी। साल 2012 में केरल के पास समुद्र में 2 मछुआरों की हत्या की गई थी, जिसके आरोप में इटली के 2 नौसैनिकों को गिरफ्तार किया गया था। स्वच्छता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की एबीपी न्यूज की तारीफ, मुहिम को बताया सराहनीय। पीएम की अपील के बाद एबीपी न्यूज ने अपने दर्शकों से स्वच्छता की फिल्म भेजने को कहा था। स्वच्छता पर एबीपी न्यूज की मुहिम सराहनीय है, इससे लोग जागरूक होंगे। स्वच्छता को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सभी लोग संबंधित ऐप पर फोटो और वीडियो शेयर करें। 2 मिनट 3 मिनट की स्वच्छता की फिल्म बनाइए। एबीपी न्यूज भी आपकी फिल्म दिखाएगा। स्वच्छता पर अपनी बनाई फिल्म हमें भेजें। लॉग ऑन करें abpnews.abplive.in/स्वच्छ भारत। नाम, शहर, पता लिखकर वेबसाइट पर अपलोड करें। रविवार से देश भर में शुरू हुआ स्वच्छता सप्ताह अभियान 2 अक्टूबर तक चलेगा। अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर भी लोगों को सफाई पर संदेश देते हैं। आगे बढ़े उससे पहले आपको 3 बड़ी खबरें बताते हैं। पाकिस्तान में एमएस धोनी पर बनी फिल्म रिलीज नहीं होगी। जेल जाने से बचे सुब्रत रॉय, 24 अक्टूबर तक पैरोल बढ़ी और रेलवे के 12 लाख कर्मचारियों को 78 दिन के बोनस का ऐलान। पठानकोट के पास कल देखे गए संदिग्धों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन आज भी जारी। पंजाब हिमाचल की सीमा से लगी पहाड़ियों को खंगाल रही है पुलिस। पठानकोट के पास पंजाब हिमाचल की सीमा से लगी इन पहाड़ियों पर यह सर्च ऑपरेशन कुछ संदिग्धों की तलाश में जारी है। कल पठानकोट में चक्की दरिया के पास तलाशी अभियान में सेना की एक पुरानी वर्दी और कुछ बेल्ट मिले थे। हालांकि सर्च अभियान में जुटे पुलिस अफसर उसे सेना की ओर से हटाई गई वर्दी करार दे रहे हैं। पठानकोट के इसी इलाके में साल 2006 में आतंकियों से मुठभेड़ हुई थी, लिहाजा पुलिस और सुरक्षा बल के लोग एहतियातन इस इलाके के चप्पे चप्पे को छानने में जुटे हुए हैं। पटना में आज जूनियर डॉक्टरों ने जमकर गुंडागर्दी की। पूरी करतूत कैमरे में कैद हो गई। बीच चौराहे पर दारोगा को पीटते हुए ले जाते ये पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के जूनियर डॉक्टर हैं। मामला इनके इंस्टीट्यूट के बाहर हेलमेट चेकिंग का है, जिससे नाराज जूनियर डॉक्टरों ने दारोगा को पहले पीटा, फिर भी मन नहीं भरा तो गिरेबान पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। बाद में और पुलिस बल मौके पर पहुंचा, दारोगा को बचाया गया और 5 जूनियर डॉक्टरों को हिरासत में लिया गया। हैदराबाद पुलिस के शिकंजे में आया है अंधविश्वास के नाम पर ठगने वाला डिस्को बाबा।
हैदराबाद में डीसीपी समेत बड़े पुलिस अफसरों के सामने डांस करने वाला ये शख्स अनवरुल खान उर्फ डिस्को बाबा है। इसके साथ 15 और ठग पकड़े गए हैं। डिस्को बाबा ने एक शख्स से काला जादू करके घर में गड़ा खजाना निकालने के नाम पर 35 लाख रुपए ठगे थे। पुलिस जब इसे पकड़ कर लाई तो थाने में ही डिस्को डांस करने लगा। डिस्को बाबा पहले ये दावा करता था कि घर में खजाना गड़ा है और बाद में पूजा पाठ के बहाने नकली सोने और हीरे के जेवर गाड़ देता था और बाद में उन्हीं को निकाल देता और लाखों रुपए ठग लेता था। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन तेज होता जा रहा है। आज धुले में मराठा समाज ने की रैली। आरक्षण के मुद्दे पर धुले में आज मराठा समाज ने बड़ी रैली निकाली। मराठा समाज के आंदोलनकारियों ने आरक्षण के साथ साथ कोपरडी में हुए रेप हत्या के मामले में दोषियों को फांसी और एट्रोसिटी एक्ट में बदलाव की मांग की है। इन रैलियों की खास बात यह है कि इनके मंच पर मराठा समाज का कोई भी बड़ा नेता नहीं दिखता, लेकिन फिर भी लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कल कहा था कि मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। महाराष्ट्र के नागपुर में मणप्पुरम गोल्ड के दफ्तर में दिन दहाड़े 30 किलो सोने की लूट। बंदूक की नोक पर 6 लुटेरों ने की वारदात। नागपुर के भीड़भाड़ वाले जरीपटका इलाके के इसी कुकरेजा कॉम्प्लेक्स में पहली मंजिल पर मणप्पुरम गोल्ड का दफ्तर है। बताया जा रहा है कि शाम 4:15 बजे के करीब 6 लुटेरे वहां घुसे और बंदूक की नोक पर कर्मचारियों को बंधक बनाकर तिजोरी से 30 किलो सोना लूट लिया। लुटेरे 3 लाख रुपए नकदी भी लूट कर ले गए। वारदात जहां हुई वहां से बमुश्किल आधा किलोमीटर दूर पुलिस स्टेशन है। पुलिस नाकेबंदी कर लुटेरों की तलाश में जुटी हुई है। चीन में आसमान में गुब्बारे फोड़ने की अनोखी प्रतियोगिता, देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। विंगसूट पहनकर उड़ रहे इन जंपरों को, इन बैलून्स को हवा में फोड़ना है। चीन के यूनान प्रांत में विंगसूट जंपिंग वर्ल्ड कप प्रतियोगिता में ये अनोखा करतब हुआ। ये प्रतियोगी 3300 मीटर की ऊंचाई से कूदते हैं और फिर करीब 2500 मीटर नीचे जाने के बाद इन्हें ये टारगेट फोड़ने होते हैं। आसमान में बलून फोड़ने की इस प्रतियोगिता को अमेरिका और चीन के प्रतियोगी ने संयुक्त रूप से जीता है। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में इन 3 खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीनने पर प्रधानमंत्री बड़ी बैठक करेंगे। मोदी सरकार अल्पसंख्यकों के साथ प्रोग्रेस पंचायत की शुरुआत करेगी और शहाबुद्दीन की बिल रद्द करने पर आ सकता है बड़ा फैसला।